हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे आप सभी। आज जो है हम नीट का नहीं पढ़ेंगे, यानी क्लास 11 12 का हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? आज से हमारी शुरू होने जा रही है एमएससी क्लासेस। क्या बात कर रहे हो? छोटे से तो दिखते हो, खुद 11 12 के बच्चे लगते हो, 11 12 में पढ़ाने आ गए और आज आपने एमएससी की क्लास भी शुरू कर दी। क्या इतना आता है आपको? नहीं आता है, पर जितना आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा और जितना आपको समझाऊंगा अच्छा समझाऊंगा। पर ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत पढ़ा दूं। ये बुक से रेफरेंस लिया हुआ है और काफ़ी अच्छी बुक ली है मैंने माइक्रोबायोलॉजी की। तो ये उससे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम आप सभी को पता है, मेरा नाम क्या है? सूरज है। तो आप मेरे 11 12 के लेक्चर भी देख सकते हैं जो कि नीट के ऊपर बेस्ड हैं। पूरे लेक्चर आपको मिल रहे होंगे, यानी मैं एक के बाद एक लेक्चर आपको देते जा रहा हूं और चैप्टरों को खत्म करते जा रहा हूं। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी पहली यूनिट क्या पढ़ेंगे, यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा? हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि हमारा जो टॉपिक आज बेस्ड रहेगा वो उसकी हिस्ट्री पे बेस्ड रहेगा और उसके स्कोप पे बेस्ड रहेगा जो कि माइक्रोबायोलॉजी के हैं। अब पहले तो हमें ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाने आए हो तो पहले तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब बता दो। तो संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। अब मुझे क्या कहते हैं वो समझा रहा हूं मैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल या फिर छोटा। और बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोस मतलब होता है लिविंग। और लॉजी ऑजी तो आपको पता ही है। तो क्या हो गया, यानी हमें स्टडी करनी है ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है? माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आपसे ये कहती है, ऑफन हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एजेंट्स टू स्मॉल टू बी सीन क्लियरली बाय अनएडेड आईज। मतलब उसको जो है बिना किसी आंखों में किसी सहायता के बिना हम देख नहीं सकते। दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो डेफिनेशन सुनना, often has been defined as the study of organisms and agents too small to be seen clearly by the unaided eyes। यानी हम उसको किसी भी सहायता के माध्यम से देखेंगे, हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसकी स्टडी को यानी इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देखेंगे? मतलब हमें ऐसा कुछ उपकरण देखना होगा जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करे, यानी उनके साइज को बढ़ा दे। तो क्या होगा ऐसा उपकरण, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप होगा तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करेगा जिससे उनका साइज बड़ा दिखेगा और हम उनकी स्टडी कर पाएंगे। यानी माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत तो है, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप होगा तभी हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख पाएंगे और उनके बारे में स्टडी कर पाएंगे। यानी माइक्रोस्कोप का होना तो बहुत ही जरूरी है। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या समझ में आया? माइक्रोबायोलॉजी से हमको ये पता चला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए कुछ ऐसे ऑपरेटर्स या उपकरण की जरूरत होती है जिसके माध्यम से हम इसको देख सकें। तो वो कौन सा उपकरण ऐसा ऑपरेटस है? तो वो ऑपरेटस है माइक्रोस्कोप। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया फंजाई की स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या है तो वो आपके सामने बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे ही बोला बैक्टीरिया तो आप अपने दिमाग में सोचने लग जाओगे कि मोनेरा ग्रुप के मेंबर क्या होंगे? सर बैक्टीरिया होंगे और मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसीलिए हम उसका एक अलग किंगडम पढ़ते हैं जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया लिया था। तो पहला जो उसने किंगडम बांटा था उसको मोनेरा कहा था और मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि उसमें सारे बैक्टीरियंस किस में आ जाते हैं? मोनेरा में आ जाते हैं।
तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि अनएडेड आईज से देख पाते हैं, नहीं देख पाते इनको, यानी कि माइक्रोस्कोप चाहिए, तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल हो गया जिसको हम माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने, ये तो कोई भी बता सकता था, इसमें क्या नया है। तो अभी क्या हुआ, क्वाइट रिसेंटली, यानी अभी के समय में, इवन 2 बैक्टीरिया दैट आर विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप हैव बीन डिस्कवर्ड। यानी अभी तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बट अभी क्या हुआ, क्वाइट रिसेंटली, यानी एक घटना ऐसी सामने आई कि 2 बैक्टीरिया जो कि विजिबल हो गए विदाउट अ माइक्रोस्कोप हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि अब बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं रहा। पर वैसे तो सारे बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक हैं, बट अभी हमें क्या मिला, रिसेंटली हमें यह पता चला कि 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम विजिबल कर सकते हैं, यानी हम उनको देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोपिक एपरेटस, यानी हम उसको अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यानी कि बैक्टीरिया को अब क्या हम माइक्रोबायोलॉजी में नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है, उसको माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि वो छोटे तो होते हैं पर हमने उनको आंखों से देख लिया, तो हम माइक्रोबायोलॉजी में क्यों रखें। तो पहले तो उनके नाम जान लेते हैं, आखिरकार वो कौन से ऐसे बैक्टीरिया है, क्या उनका अलग लेवल है, उसके बारे में जानते हैं। तो 2 बैक्टीरिया के आपके सामने नाम है, मैंने जीनस और स्पीसी लिखा है, इसीलिए जीनस को कैपिटल लिखा है और स्पीसीज को स्मॉल में लिखा है। अब इस जो बैक्टीरिया को बताया है वो क्या है, इपियोलोपिसिकम फिशेलेसोनी, कैसे नाम है इनके यार, अच्छे नाम होने चाहिए, इपियोलोपिसिकम फिशेलोनी ना फिसलसोनी, जो कि डिस्कवर हुआ था इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ रेड सी ब्राउन सर्जन फिश में। ये पहला बैक्टीरिया है। अब दूसरा बैक्टीरिया क्या है, एखेनक्यूरस निग्रोफ्यूकस बाय फिश लियोन, यानी कि ये 2 बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया मिले जो कि हमें अनएडेड आईज से भी देख पाने में संभव हो पा रहा था, यानी जिनको अब हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख नहीं पाने जरूरत थी, यानी हम उनको किसी बिना अपरेटस या उपकरण की सहायता से देख सकते थे। तो ऐसे 2 बैक्टीरिया हमको दिख गए। तो अब क्या करें, मतलब माइक्रोबायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करें, यानी अब तो माइक्रोबायोलॉजी के सामने थोड़ी सी समस्या आ गई है। अब क्या करें सर, कुछ तरीका बताओ जिससे कि हम पेपर में डेफिनेशन को अच्छे से लिख पाए। अगर ये आपका एमएससी में बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने, नोट्स आपके सामने हैं, इसको लिखना है और रिवाइज करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, मजा आ जाएगा आपको पेपर में, आप अगर इस तरह के नोट्स पढ़ के जाएंगे तो एक साइंटिस्ट आए रॉगर स्टेनर, यानी एक जो जिन्होंने सजेस्ट किया रॉगर स्टेनर ने, दैट द फील्ड बी डिफाइंड नॉट ओनली इन टर्म ऑफ साइज, यानी कि ये जो फील्ड है ये डिफाइन नहीं होता इन टर्म ऑफ साइज, यानी हम इसको सिर्फ साइज के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ इट्स टेक्निक, यानी कि अगर आपको ये फील्ड के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिफाइन करना है तो दैट इज द फील्ड बी डिफाइंड नॉट ओनली इन टर्म ऑफ साइज एंड ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ टेक्निक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के क्या स्टेप होने चाहिए। अगर आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते, यानी अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आइसोलेट करना होगा माइक्रोब्स इन अ पॉपुलेशन, यानी अगर आपने पॉपुलेशन तो नहीं कहोगे, उसके कल्चर से कल्चर करेंगे ना, पहला स्टेप है उसको आइसोलेट करेंगे उसकी पॉपुलेशन से, हम एक माइक्रोब को सिलेक्ट करेंगे और उसका कल्चर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आया होगा, यानी कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इट इज द साइंस वो जो डील करती है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, यानी जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, यानी हम इनको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। 2 बैक्टीरिया ऐसे निकले जिनको अब हमें आंखों से देखने की, अरे ऐसे थोड़ी आंखों से नहीं देखोगे, क्या बात कर रहे हो, यानी जिनको हमें आंखों से देख सकते हैं ऐसे 2 बैक्टीरिया मिले, तो अब इनको माइक्रोबायोलॉजी में रखा जाए या ना रखा जाए। इसीलिए रॉबर्ट स्टेनर ने सजेस्ट किया कि ये जो फील्ड है वो डिफाइन होता है नॉट ओनली इन साइज इन टर्म ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑल्सो इन टर्म ऑफ टेक्निक्स।
ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के स्टेप क्या है? सबसे पहले आइसोलेट करेगा माइक्रोब्स को और फिर उसका कल्चर करेगा। ठीक है, thus microbiology besides size of organism also employs technique such as sterilization, यानी कि स्टेरिलाइजेशन बहुत जरूरी है, and the use of culture media which is necessary for successful isolation growth of microbe। अगर आपसे पूछें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेन चीज है या लाइफ का पर्पस है वो क्या है? सक्सेसफुल फीड करना और ब्रीड करना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म आया ही इसीलिए था कि वो क्या कर सके? सक्सेसफुली फीड कर सके और ब्रीड कर सके। तो जब ऑर्गेनिज्म को फीडिंग मिलेगी यानी भोजन मिलेगा तो वो क्या करेगा सर? ग्रोथ को शो कर पाएगा। यानी कि हमें क्या समझ में आया? दस माइक्रोबायोलॉजी बिसाइड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो एम्प्लॉयज टेक्निक सच एज स्टेरिलाइजेशन एंड द यूज ऑफ कल्चर मीडिया नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। तो आपको बिल्कुल मजा आ गया होगा। आपको इंट्रोडक्शन ऐसा पढ़ के लग रहा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत सरल है। अगर मुझे जितना आएगा, जितना मैं बुक्स को पढ़ूंगा, मैंने इसको पढ़ने के लिए अभी भी किसी की सहायता नहीं ली है। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स किसी के कॉपी किए हुए हैं तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये कॉपी किए हुए हैं पर ये एक बुक से कॉपी किए गए हैं जो कि मैंने अपने कॉलेज में गुरुजी से ली थी। काफी अच्छी बुक है ये, इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके कुछ यूजेस बताते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। तब तक आप इसको नोट करो, मैं इस स्लाइड को मिटाऊंगा, तब तक आप इसको नोट कर लो। तो आगे बात करते हैं हम। अपना जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें अब हम बात करेंगे किसकी? माइक्रोब्स इन आवर लाइफ, यानी माइक्रोब्स का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या बात है जो माइक्रोब्स हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है या काफी जो है हार्मफुल है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एमएससी की जो क्लासेस स्टार्ट की है, मैं खुद ऐसा नहीं कि मैं एमएससी क्रॉस कर चुका हूं, मैं खुद अभी एमएससी कर रहा हूं जिसमें मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी। अगर मैं आपको बताऊं तो कई लोगों ने मेरे ऊपर कई चीजों की कोशिश की है कि ये किसी तरीके से नीचे हो जाए या फिर क्या कहते हैं आगे ना बढ़ पाए। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से भी कहा है, अभी और भी बहुत से भ्रम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। क्या कहा है मैंने? अभी और भी बहुत से भ्रम टूटेंगे, कईयों के तो जमकर पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने करनी है सोची है करने की, अभी मैंने सिर्फ सोची है करने की। जिस दिन करके दिखाऊंगा ना, उस दिन ये मुझसे तो क्या खुद से भी रूठेंगे। मतलब कि ऐसा हुआ है मेरे संग, हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने के जाऊं तो वो हमेशा गलत हो जाता है। और क्या होता है, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करूं, मैं उसमें हर बार फेल हो जाता हूं। तो जिससे क्या होता है, लोगों को लगता तो है कि ये बहुत उछलता है, पर हर बार क्या होता है कि जो लोग बोलते हैं ना इसका नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, हमेशा किस्मत ने उन्हीं का साथ दिया है। मेरी किस्मत तो मान लो ऐसी है कि हर बार बेकार हो जाती है। मतलब कि मुझे ऐसा कहा जाता है कि जो तू नहीं कर सकता या फिर नहीं कर पाएगा, तू अपनी जितने पाँव है उतने ही चादर फैला, ऐसा मुझसे बाहर वाले लोग कहते हैं। पर उनकी बात हर हमेशा सही प्रूफ हो जाती है। ऐसा होता है क्योंकि मैं जहाँ भी कोशिश करता हूँ मैं हर बार वहाँ पे फेल हो जाता हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं हारता, लगातार बने रहता हूँ। इसीलिए मैंने नीट के कई सारे अटेम्प्ट दिए पर मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं करते हैं। अब हम एमएससी में फोकस करते हैं जो कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक चल रहा है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोब्स इन आवर लाइफ, यानी कि माइक्रोब्स का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जो है मायूस हो जाता हूँ जब मैं अपने पास्ट को याद करता हूं और उनके बारे में सोचता हूं कि उनकी बातें सही हैं, पर मैं अभी प्रेजेंट को ध्यान देता हूं जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो बात कर लेते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी कि अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स हमारे जीवन से किस तरह रिलेटेड है, तो याद रखना माइक्रोब्स हमारे जो लाइफ से वो रिलेटेड हैं, वो या तो डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली है। मतलब ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स को हम कह सके कि ये मेरे संग डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, वो हो सकता है इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा हो, इसीलिए लाइन लिखी हुई है। ओके, द रिलेशनशिप या इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वो इन्वॉल्व करता है नॉट ओनली द फैमिलियर हार्मफुल इफेक्ट of certain microbe such as disease causing food spoilage but also many beneficial effects also।
यानी कि अगर हम सोचें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे जीवन में केवल हार्मफुल इफेक्ट है, तो ऐसा नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अच्छा भी होगा। यानी कि अगर आपको जीवन में हमेशा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं या फिर आपकी जो है लगातार हार हो रही है, तो हो सकता है भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने आपको आने वाले समय में कोई ऐसी चीज सोच के रखी हो जिसमें आपकी जीत होगी। यानी आप लगातार हार रहे हैं, पर ऐसा समय आएगा जब आप चमकेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा जो मेरा नाम सूरज है वो सूरज की तरह ही चमकेगा। ऐसा समय आएगा, मुझे उम्मीद है पूरा, पर वो समय कब आएगा उसकी मुझे इंतजार करना होगा। वैसे तो मुझसे सब्र नहीं होता, पर मैं अभी उसका इंतजार कर रहा हूं। तो क्या बात कर रहे थे, अगर कोई चीज हमारे लिए हानिकारक है यानी हार्मफुल है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। जैसे अगर मुझे सुनाए गए लोगों के ताने या कहीं बाहर से जो मुझसे बोला गया है कि आपका किसी भी चीज में नहीं हो सकता, तो वो एक हिसाब से हमें डिप्रेस ही नहीं मोटिवेट भी करते हैं ताकि हम आगे कुछ कर सकें। यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट है तो उसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होंगे जिससे कि वो हमारे लिए यूज हो सके। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा हमारी लाइफ को जो है पर डिस्टर्ब ही करते हैं, वो उसके लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो हम माइक्रोब्स के हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं माइक्रोब्स के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। पहले हम हार्मफुल चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेनिफिशियल इफेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो ये क्या करता है, मेजर डिजीज कॉज करता है सच एज एड्स। अब एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस कॉज करता है। इसलिए हमें अगर माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करनी है यानी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक पार्ट वायरस भी आएगा। ठीक हो गया। और क्या कर सकता है, अनकंफर्टेबल इंफेक्शन कॉज करता है, यानी कि ऐसे इंफेक्शन कॉज कर सकता है जिससे कि आदमी को अनकंफर्टेबिलिटी हो सकती है, यानी कि उसको कई सारी समस्याएं हो सकती है। जैसे कि मेरे संग भी एक इंफेक्शन का केस हुआ था जिसमें मेरा जो वेट है वो काफी लॉस हो गया था। मैं एक मच्छर के समान पतला दिखाई दे रहा था, पर अब मैंने जो है फिर से वेट गेन कर लिया है और वो इंफेक्शन दूर हो चुका है। बात करें अगला, तो कॉमन इनकन्वीनियंस कर सकता है, जैसे कि स्पॉइल्ड फूड कर सकता है या खाने को खराब कर सकता है, और भी कई चीजें कर सकता है जो कि हार्मफुल इफेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आते हैं। तो हमने हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो ताकि मैं आपके सामने उसके बेनिफिशियल इफेक्ट को बता पाऊं। तो प्रस्तुत है आपके सामने बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, यानी कि उसका जीवन में क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है, यानी लोगों के कहे द्वारा ताने, यानी लोगों से कहे हुए ताने हमें जीवन में किस तरह से मोटिवेट करते हैं, यानी कि वो किस तरह से अपना बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किए गए हार्मफुल इफेक्ट और साथ में उसके क्या बेनिफिशियल इफेक्ट हैं, वो किस तरह से एनर्जी बूस्टिंग का काम करते हैं। तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बेनिफिशियल आपके इफेक्ट लिखे हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। पहला आपके सामने इफेक्ट क्या है, माइक्रोब्स हेल्प करता है ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को एंड इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है वेस्ट का, यानी जो भी वेस्ट है उसको तोड़ने का काम करता है और नाइट्रोजन गैस का फॉर्म करता है इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्या काम करते हैं सर, रिसाइकलिंग केमिकल एलिमेंट्स, जो भी केमिकल एलिमेंट्स जो कि पड़े हुए हैं उनका रिसाइकल करने का काम करता है, चाहे वो सॉइल में हो, वाटर में हो और एयर में हो। तो यानी माइक्रोब्स कॉस्मोपॉलिटन हो सकते हैं, यानी कि वो हर जगह पाए जा सकते हैं, चाहे वो सॉइल में बात करें तो सॉइल में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे, और क्या करते हैं वो एयर में भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि माइक्रोब्स का जो एरिया है ना,
क्योंकि मैं साथ में आपको देखना, मैं क्लास 12th में नीट का जो बैच चल रहा है, हमारे जो सीरीज चल रही है जो कि दंगल सीरीज है, उसमें मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें भी मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं जो कि क्या कहते हैं, जो कई हो सकता है कि बीएससी में भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपको केमिस्ट्री या सब कुछ पढ़ाने लग जाऊंगा। अगर वो सब कुछ मेरी अच्छी होती तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। पर मैंने जो चैप्टर बायो में स्टार्ट किया है वो क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो वहां पे भी मैंने बताया था, और क्या बता रहा हूं कि मैं वहां पे मैंने ये बताया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और वो कई ऐसी जगहों में देखने को मिल जाते हैं जहां पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसी अनयूजुअल हैबिटाट भी है माइक्रोब्स के, जैसे कि वो थर्मल वेंट में देखने को मिलते हैं जहां पे टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है या फिर रहता है एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव। तो इतने टफ कंडीशन में, इतने हाई टेम्परेचर में भी कई बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं जो कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि उनमें एक रेजिस्टेंट क्वालिटी आ जाती है जो कि उसको जो है ऐसे रेजिस्टेंट देने का काम करती है। और हमने क्या देखा, अभी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देख रहे थे कि वहां पे भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह मिल रहे हैं। यानी कि ऐसे अनयूजुअल हैबिटाट भी हैं इन माइक्रोब्स के जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी माइक्रोब्स हमारे कल्पना से परे हैं। आप ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स को जो है डायरेक्ट बता सको कि उसका हैबिटाट यहीं तक सीमित है, या वो सिर्फ सॉइल में रह सकता है, वाटर में रह सकता है, एयर में रह सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप उसी समय ये सोचिए कि माइक्रोब्स जो है हर जगह मिलते हैं सर, उसका कुछ अनयूजुअल हैबिटाट भी है जहां पे हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, वो उस जगह में भी सरवाइव करते हैं। यानी माइक्रोब्स या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली देखा जाए तो वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हैं। अगर आप सुनेंगे कभी, देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है ना, वेरिएशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप खुद देखो कि आपने देखा होगा कि मच्छर कहते हैं डीडीटी के अगेंस्ट हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ले ली है। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं कि वो पहले से ही रेजिस्टेंट थे। क्योंकि आप खुद सोचो, नेचर क्या करता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन है नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है, पर इवॉल्व क्या करती है, पॉपुलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं खुद इवॉल्व कर सकता हूं या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म खुद इवॉल्व कर सकता है, क्या मच्छर ने अपने को स्वयं को इवॉल्व किया होगा, तो आंसर आपका गलत होना चाहिए। हम खुद इवॉल्व नहीं हो सकते। हमें ये नहीं पता कि नेचर में आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। हम ये नहीं बता सकते कि नेचर आने वाले समय में हमारे अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। अगर हमारे प्रतिकूल होगा तो हम खुद से इवॉल्व नहीं हो सकते। हमारे अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो उसके खिलाफ जो है लड़ाई करेंगे, यानी उसको अडेप्ट कर पाएंगे। यानी कि हम उस आने वाले मौसम के अनुकूल खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं। हमारे अंदर वेरिएशंस पाई जाती है। अगर ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, जैसे कि कोरोना भी आया था तो काफी लोग मरे थे, पर कुछ ऐसा थोड़ी हुआ कि पूरी पृथ्वी से ह्यूमंस एग्जिस्ट हो गए, यानी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ ना। यानी हमारे अंदर कुछ ऐसी पावर थी, यानी कि जो आने वाले समय में रोग हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, हम उनसे भी निपट सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी पृथ्वी एक संग खत्म हो जाएगी। यानी कि मच्छर भी हमने ट्राई किया डीडीटी डालने का, तो क्या हुआ, सारे मच्छर नहीं मरे, उनके अंदर कुछ ऐसा पॉइंट था या ऐसी वेरिएशन थी जो कि उसके जीन पूल में आई थी, और क्या हुआ, उसने फिनोटाइप में एक्सप्रेस किया। क्या पहले उनके पास डीडीटी के लिए प्रोटेक्शन नहीं था? अगर हम कोई भी ऐसी XYZ दवाई बना दें जो हम उनके ऊपर स्प्रे करें जिससे कि सारे मच्छर मर जाएंगे, ग्लोब में हम सारे मच्छर खत्म कर देंगे, तो ये गलत सोचना है आपका। आप जो भी दवाई बनाओगे उसके खिलाफ उनके पास रेजिस्टेंट पहले से ही होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ये रिसाइकलिंग करता है केमिकल एलिमेंट्स की इन सॉइल, वाटर एंड एयर। तो सम माइक्रोब्स कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो जनरेट फूड एंड ऑक्सीजन। मतलब कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड बनता है, और उससे वो एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, और साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और बात करें तो माइक्रोब्स का जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा और फौना टर्म सुना होगा आपने। फ्लोरा फौना जो सुना है, इसीलिए क्या कह रहा है, माइक्रोब्स का जो फ्लोरा है वो क्या होता है,
intestine of man and many other animals help in digestion and synthesis of vitamins। मतलब कि क्या होता है कि वो जो फ्लोरा देखने को मिलता है माइक्रोब्स का, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी एयर वाटर एंड सॉइल तक ही सीमित है। मैंने आपको बताया था कि कुछ उसके अनयूजुअल हैबिटाट हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसका एक अनयूजुअल हैबिटाट इंटेस्टाइन ही हो गया, जो कि मैन ही नहीं और अदर एनिमल्स में भी हेल्प करता है डाइजेशन के लिए और सिंथेसिस ऑफ विटामिन के लिए। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और साथ में क्या होता है वो विटामिन का सिंथेसिस भी करते हैं। जैसे विटामिन B12 का सिंथेसिस जो है हमें काफी जो है हमारे कई चीजों में यूज होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि लैक्टोबैसिलस है, वो क्या करता है ना, दही की क्वालिटी बढ़ा देता है। जैसे दूध से दही बनता है तो उसमें क्या होता है, दूध में पहले से ही कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है या फिर ऐसा उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है जिसमें वो फीडिंग और ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो फीडिंग एंड ब्रीडिंग है। तो उनको वहां पे फीडिंग और ब्रीडिंग करने का मौका मिलता है जिससे वो अपनी जनसंख्या में ग्रोथ करते हैं और दूध की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसमें विटामिन का स्तर बढ़ा देते हैं। जैसे विटामिन B12 बढ़ गया या ऐसी कोई भी चीज बढ़ गई तो वो किसके इफेक्ट में आएगा, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आएगा। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ा कि क्या कहते हैं, क्या उसके माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है, उसके बारे में जाना, क्यों माइक्रोब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, क्या उसके बेनिफिशियल इफेक्ट है, हमने अभी तक यहां तक जान लिया। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी एरा की, यानी एरा क्या होता है, वो समय होता है जिसमें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे कि इनका एक गोल्डन एरा भी आता है, ट्रांजिशन पीरियड भी आता है, कि पहले तो आपको डिस्कवरी एरा में जानना होगा कि क्या ऐसे नेसेसरी थिंग थे जिसके माध्यम से हम जो है माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ पा रहे हैं। तो हम अभी डिस्कवरी एरा की ओर चलेंगे, फिर हम चलेंगे उसके ट्रांजिशन पीरियड की किस समय पे उसके संग क्या ट्रांजिशन देखने को मिली, और गोल्डन एरा में भी चलेंगे। गोल्डन एरा क्या होता है, स्वर्ण काल, यानी वो ऐसा समय था जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दबा के पढ़ा गया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से समझा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गोल्डन एरा कहलाएगा। आप अभी हमने बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया है, अब हम चलते हैं डिस्कवरी एरा के ऊपर, तब तक आप इसको नोट करो। तो जो मेरी फर्स्ट क्लास है आज ये एमएससी की, उसमें आपको काफी मजा आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी एरा के बारे में। ये आज की लास्ट स्लाइड है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। कल जो है हम और समझेंगे इसके बारे में, यानी डिस्कवरी एरा को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो बात कर लेते हैं डिस्कवरी एरा की। तो इसमें क्या कह रहा है, दिस पीरियड, यानी कि ये जो समय था डिस्कवरी एरा था जो चल रहा था 1546 से 1676 तक, यानी कि वो एक समय है जो कि टाइम कितना है 1546 से 1676 का, वो समय या बीच का समय जहां पे जो है इस समय पे क्या हो रहा था, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में जाना जा रहा था। यानी माइक्रोब्स जो हैं उनके बारे में समझा जा रहा था। ये वो समय था जब नए नए माइक्रोब्स हमारे सामने आ रहे थे, यानी कि जिनको हमने पहचानना शुरू किया। यानी कि इसमें जो डोमिनेट करते हैं साइंटिस्ट, यानी इस समय में डिस्कवरी एरा के जो डोमिनेटेड साइंटिस्ट हैं वो कौन है, वो आपके सामने हैं और आप उनको देख सकते हो, पर आप उन्हें अभी देख नहीं सकते क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। वो आपके नाम आपको देख सकते हैं, आप उनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, कहाँ पे, गूगल में चेक कर सकते हैं और अन्य प्लेटफॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। वो साइंटिस्ट है हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ये इन्होंने क्या करा था, समझाया था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में। अब आपको मैं अगले चीज से वाकिफ कराता हूं, यानी अगले साइंटिस्ट से मिलवाता हूं जो कि आपके सामने है, गिरिलेमो फ्रैकेस्ट्रो। ये नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं इनके, क्या नाम है, गिरियोलेमो फ्रैकेस्ट्रो। मैंने इसकी कोई भी तैयारी नहीं करी, मैंने सिर्फ अपने नोट्स बनाए और मैं डायरेक्ट लेक्चर लेने आ गया। अगर मैं इसको किसी टीचर के माध्यम से या किसी सर मैम के माध्यम से खुद समझता तो मैं आपको और अच्छे से फील दे पाता, पर मैंने ये अभी किसी से नहीं सीखा, मैंने डायरेक्ट अपने नोट्स बनाए, बुक से पढ़ा। उनकी बुक्स काफी सरल लग रही है मुझे, पर ये तो अभी 2-4 पेज ही पढ़ के लगा, पर अभी तो पूरी बुक बाकी है। इस पेज में मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने अभी तक सिर्फ 4-5 पेज ही पढ़े हैं, पर इसमें तो 716 पेज हैं।
तो शुरू के 4-5 पेज तो बड़ा मजा आ रहा है, पर मैं खुद 716 पेज पढ़ पाऊंगा ये मुझे खुद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ एमएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी ही नहीं है, हमारे उसमें तो फाइकोलॉजी है, दूसरा ब्रायो एंड टेरिडो वाला चल रहा है, तो पता नहीं क्या क्या है। मैं तो खुद अभी तक परेशान हूँ कि ये 4 बुकें या 5 बुकें कैसे होंगे, और साथ में माइनर का भी पेपर होगा, और पेपर अब आने ही वाले हैं। तो बात कर लेते हैं गिरियोलोमो फ्रैकास्ट्रो के बारे में। ये कौन थे? तो रोमन फिजिशियन थे। अच्छा, फिजिशियन थे इन 1546, जो कि डिस्कवरी एरा था। उन्होंने क्या किया, ये बताया कि इनविजिबल लिविंग क्रिएचर है जो कि डिजीज कॉज करता है। यानी उनको अभी इसके बारे में नहीं पता था, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ कुछ तो इंफॉर्मेशन आई, बट उन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसा इनविजिबल लिविंग क्रिएचर है जिसको हम देख नहीं सकते, जो छुपा बैठा है, वो क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। तो अब उसको हम ढूंढे कैसे, यानी उसका पता कैसे लगाएं, उस इनविजिबल चीज को विजिबल कैसे करें। क्या उसके पास कोई घड़ी है जो कि मिस्टर इंडिया की कोई घड़ी पहन के बैठा है, वो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है क्या? क्या वो ऐसा क्रिएचर है जिसने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के गायब हो रखा है? क्या वो हमारे सामने है पर हम उसको देख नहीं पा रहे? तो इसके बारे में किसने बताया था? एक जो कि फिजिशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, एक इनविजिबल लिविंग क्रिएचर है जो डिजीज कॉज कर रहा है। अब उस इनविजिबल लिविंग क्रिएचर को देखे कैसे? तो क्या हुआ, अब अगले साइंटिस्ट आए फ्रांसिस्को स्टेल्यूटी। ये भी एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप बना लिया, यानी कि कुछ अर्लियर काम किया था, माइक्रोस्कोप बनाया था, बट जो मेन श्रेय जाता है वो हमारा जाता है, जो कि इन्होंने क्लासिफाई किया था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। ये क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे, यानी कि पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यानी कि वो पहला शख्स, पहला आदमी कौन था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था, जिन्होंने ये बताया कि फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड describe microorganism accurately was amateur microscopist Antony von Leeuwenhoek। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया डिस्कवर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड, एंड ये फर्स्ट पर्सन थे टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्यूरेटली। यानी कि ये वो पर्सन थे, जो वो पहले शख्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया माइक्रोबियल वर्ल्ड को और ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्यूरेटली। यानी कि अब हम इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप किस तरह से बनाया, इनका माइक्रोस्कोप कैसा था। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसने मैग्नीफाई करके देखा 200 टाइम तक, तो उनको समझ नहीं आया ये हो क्या गया। ये कुछ काम कर रहे थे, ये बहुत बड़े आदमी तो नहीं थे, ये एक क्या थे, इटालियन पर्सन थे जो कि सामान बेचने का काम करते थे। वो ऐसे एक दिन अपने शॉप पे कुछ एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो उनके सामने अचानक से ऐसी चीज हुई कि माइक्रोस्कोप जैसी डिस्कवरी हो गई। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका साइज अब बहुत बढ़कर दिखाई दे रहा है, यानी वो मैग्नीफाई हो गए 200 टाइम्स तक। तो उनके दिमाग में एक पाथ ब्रेकिंग यानी ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। उन्होंने फिर अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने माइक्रोबियल वर्ल्ड को समझाया। तो इस ऐसी प्यारी प्यारी बातें हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। लेक्चर नंबर 1 की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो मैंने आपको देखा है, मैंने आपको क्या देखा है, मैंने इन जनरल ये चीज समझी है कि लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, यानी शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। मैंने आपको जो लॉन्ग लेक्चर देखता हूं उसको लोग कम देखना प्रेफर करते हैं, पर आपको लॉन्ग लेक्चर देखने हैं अगर आपको अच्छे से सिलेक्ट होना है। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ शॉर्ट्स के माध्यम से ही सब कुछ पता चल जाएगा, वहां नाचना गाना तो होता रहता है, वो तो चलता ही रहेगा, बट मैं आपको जो है लॉन्ग लेक्चर भी देता हूं जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो एमएससी वाले जो भी बच्चे हैं, सिर्फ एमएससी वाले नहीं, जहां जहां माइक्रोबायोलॉजी आती है तो बीएससी वाले भी इस क्लास को देखें और इंजॉय करें और समझें कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। तो इंटरेस्टिंग वे में ऐसे ही पढ़ेंगे, जितने भी लेक्चर आएंगे आपके सामने वो ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक बोरियत सी फील कराया जाए, आपको कोई भी फील नहीं दिया जाए, तो आपको अच्छे से फील मिले उसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आपको बायो जो है इंटरेस्टिंग लगे, नॉट बोरिंग। ऐसा ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से सन पढ़ते जा रहे हैं और उस तरफ से जो है आंसर को रट
पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा ना लगे कि बायो बहुत ही बेकार है, यानी सिर्फ इसमें रटना ही होता है। तो इंटरेस्टिंग वे में आपको बायो पढ़ाई जाएगी, जैसा कि अदर टीचर नहीं कर पाते हैं। मैंने कुछ ऐसी पहल की है जिससे कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो थैंक यू बने रहने के लिए, इसी तरह सपोर्ट करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। लेक्चर नंबर 2 आपके सामने माइक्रोबायोलॉजी का आएगा। मेरे बारे में आप सब जान चुके होंगे कि मेरा नाम सूरज है, तो आप इसी तरीके से जो है इसको अपने इंस्टा हैंडल पे या फिर जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसमें शेयर करें। थैंक यू बने रहने के लिए। पहला लेक्चर आपके सामने आ चुका है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।